तो ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। फर्स्ट ईयर AHDP जेनेटिक्स के अंदर सेक्स डिटरमाइनेशन यानी कि लिंग निर्धारण। तो बच्चों अपने इससे पहले वाली क्लास में लिंग निर्धारण के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था, तो आज मैं वो रिवाइज करके अपने फिर आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले नाम आता है लिंग निर्धारण, सेक्स डिटरमाइनेशन। सेक्स का मतलब होता है लिंग, लिंग का मतलब होता है कि नर है या मादा है, और डिटरमाइनेशन का मतलब होता है निर्धारण। तो सबसे पहले अपने बात की थी कल प्रजनन। प्रजनन को इंग्लिश से बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। प्रजनन होता क्या है? प्रजनन का मतलब है कि जब नर और मादा संतानोत्पत्ति के लिए जब क्रॉस करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। ठीक है। अब मान लो अगर नई संतति को, पीढ़ी को आगे बढ़ाना है तो प्रजनन आवश्यक है। अब प्रजनन जब कराना होगा तो किस चीज़ की आवश्यकता होगी? लिंग की। लिंग की मतलब नर और मादा की आवश्यकता होगी। तो अब अपने इस चीज़ का निर्धारण कैसे करेंगे कि कौन नर और कौन मादा है? तो इसके अपने कल प्राथमिक जो लक्षण है वो देखे थे। प्राथमिक जो सेक्स डिटरमाइनेशन है, प्राथमिक थे जैसे मान लो अपने टेस्टिस, वर्षण है, वर्षण को देखकर अपने कह देते हैं ये नर है। और ओवरी, ओवरी का मतलब होता है अंडाशय। अंडाशय अगर वर्षण नहीं है तो इसका मतलब वो ओवरी होगी, उसके अंदर अंडाशय है तो वो क्या है? मादा है। सेकेंडरी अपने जो डिटरमाइनेशन है वो देखे थे। क्या देखे थे? उसके अंदर दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज़ का भारी होना, ठीक है। और उसी तरह से अपने मादा में कह देते हैं कि आवाज़ का पतला होना, ठीक है। और कुछ और हार्मोनल जो परिवर्तन होते हैं वो देखकर अपने कह देते हैं ये मादा है। ये तो बात थी बेसिक, ठीक है। कुछ अपने एक इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ी थी कि ऐसे प्राणी या जंतु जिनमें नर और मादा दोनों जन्मांग पाए जाते हैं एक साथ, उसको क्या बोलते हैं? अपने हेर्माफ्रोडिटे। क्या कहते हैं? हेर्माफ्रोडिटे। ये शब्द आपको याद रखना है। हेर्माफ्रोडिटे किसे कहते हैं? जब किसी प्राणी के अंदर नर व मादा दोनों जन्मांग पाए जाते हैं तो उसको हेर्माफ्रोडिटे कहते हैं, ठीक है। ये तो अपने बात आ गई दोनों की। कुछ प्राणी क्या है? वातावरणीय कारकों पर निर्भर करते हैं। ये अपने पढ़ा था। वातावरणीय कारकों मतलब जैसे अमेरिकी घड़ियाल है, वो क्या है? तापमान, अंडे को सेकता है तो तापमान की कंडीशन के अनुसार ये डिसाइड होता है कि वो नर होगा या मादा होगा, ठीक है। इसी तरह से अपने पढ़ा था अपने रानी मधुमक्खी के अंदर, ये मैं मोटा मोटा रिवाइज कर देता हूँ आपको। रानी मक्खी के अंदर पढ़ा था, अगर मान लो रानी मक्खी वो अंडे देती है, अगर उसका फर्टिलाइजेशन, निषेचन हो गया फिर तो मादा होगी, अगर निषेचन नहीं हुआ तो वो क्या है? नर होगा। तो मनुष्य से बिल्कुल अलग हो रहा है सिस्टम ये। तो जितने भी प्राणी, जीव जंतु है, सब में जो लिंग निर्धारण का तरीका अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद में अपने पढ़ा था कि जो अपने मादा रानी मक्खी है उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 32। और जो नर प्राणी बनेगा वो अगुणित होगा, सिर्फ निषेचन नहीं होगा उसका, तो उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 16, ठीक है। उसके बाद में अपने ने पढ़ा था अलग अलग सिस्टम पढ़े थे। सिस्टम कैसे? जैसे मान लो मनुष्य में लिंग निर्धारण का कौन सा सिस्टम या तरीका काम करता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? XXXY सिस्टम, ठीक है। अब ये कहते हैं आपके दिमाग में आ जाना चाहिए भी XXXY सिस्टम का मतलब ये होता है कि XX यानी कि समयुग्मजीवी मादा होती है और विषमयुग्मजीवी नर होता है, ठीक है। उनके मध्य जब अपने क्रॉस करवाते हैं तो आगे आगे पीढ़ी बढ़ती है, ठीक है। उसी तरह से अपने एक पढ़ा था XXXO सिस्टम। वो किस में पाया जाता है? वो देखो कुछ कीटों की प्रजातियों में पाया जाता है। ये मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। XXY सिस्टम अपने पढ़ लिया था। वो किस में पाया जाता है? मनुष्य में, और जो फलमक्खी है ड्रोसोफिला में ये पाया जाता है, ठीक है। और ये आपको इम्पोर्टेंट बात है वो पढ़नी है कि जो लिंग गुणसूत्र है वो कौन सा होते हैं? XY गुणसूत्र, यानी कि वाई इससे डिसाइड करता है कि नर होगा या मादा होगी। ये अपने डिटेल पढ़ी थी। और एक चीज़ ये याद रखनी है आपको कि जो SRY जीन है किस गुणसूत्र पर पाई जाती है? SRY जीन वो पाई जाती है वाई गुणसूत्र। वहीं मैंने एक बात और बताई थी आपको कि बार काय किस गुणसूत्र पर पाई जाती है? तो वो X गुणसूत्र पर पाई जाती है। उसके बाद उन्होंने एक और सिस्टम पढ़ा था, वो पढ़ा था कैपिटल ZZ और ZW सिस्टम। वहाँ पे सिस्टम उल्टा था। कैसे उल्टा था? क्योंकि जो समयुग्मजीवी मादा होती थी वहाँ पे ये इसमें उल्टा हो गया, इसमें समयुग्मजीवी मादा हो गई और समयुग्मजीवी नर हो गया। और ये किस में पाया जाता है? ये कुछ पक्षियों और सांपों के अंदर सिस्टम पाया जाता है। उसके बाद में अपने ने पढ़ा था समयुग्मजीवी।
समझ किसे कहते हैं? वह प्राणी जिसमें नर और मादा के समान प्रकार के गैमेट्स पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट परिभाषा पूछी जा सकती है, प्रश्न पूछा जा सकता है समयुग्म जीव किसे कहते हैं, तो आप उसके आंसर ये दोगे तो जब किसी प्राणी के अंदर नर और मादा के समान अगुणित युग्म पाए जाते हैं, वो तो सम हो गया। विषम का मतलब होता है अलग अलग, सेम ये परिभाषा बोल दोगे जब किसी प्राणी के अंदर नर व मादा के असमान अगुणित युग्म पाए जाते हैं तो उसे विषम युग्म जीव कहते हैं। उसके बाद में अपने तरीका पढ़ा था अपने मनुष्य में लिंग निर्धारण का, तो वो आपको पता है कि एक्स एक्स मादा में होता है, एक्स वाई नर में होता है। तो ये मादा में एक गैमेट्स बनता है ओनली एक्स, और जो नर है उसमें दो गैमेट्स बनते हैं, उनका नाम है एक्स और वाई गैमेट्स। जब एक्स एक्स कंडीशन आती है तो लड़की पैदा होती है, और जब एक्स वाई कंडीशन बनती है तो उसमें लड़का या नर पैदा होता है, और उनके चांसेस क्या होते हैं? 50-50 होते हैं। उसके बाद में अपने पढ़ा था ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण। देखो बच्चों, जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे, आपके कोई चीज़ तय नहीं हो सकती। जैसे अपने ये चीज़ पढ़ी थी, आज अभी 2-4-5 मिनट में रिवाइज करके जो बच्चा पार्ट अपने कंप्लीट करेंगे। तो ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण, ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण का क्या तरीका था? जैसे मनुष्य में लिंग निर्धारण एक्स और एक्स वाई सिस्टम पर निर्धारित है, उसी तरह से ड्रोसोफिला में जो लिंग निर्धारण है वो किस पे डिपेंड करता है? एक तो एक्स गुणसूत्र पर और एक ऑटोसोम। ऑटोसोम का मतलब होता है कई गुणसूत्रों के समूह पर निर्भर करता है, ठीक है। या एक कंडीशन और बनती है, कई गुणसूत्रों के समूह के अलावा वाई भी आ सकता है। तो अपने कल इसके अंदर कुछ कंडीशन पढ़ी थी कि अगर मान लो एक्स गुणसूत्र और कई गुणसूत्रों का अनुपात अगर मान लो एक से अधिक है तो जो आगे संतति पैदा होगी वो नर होगी, और अगर मान लो एक्स गुणसूत्र और कई गुणसूत्रों का समूह का अनुपात अगर मान लो एक से कम है तो उसमें मादा पैदा होगी। ये अपने कुछ सारणी पढ़ी थी, कुछ कंडीशन बनी थी, ये अपने पढ़ लिया था। नेक्स्ट है अपने लिंग संबंधी अनुवांशिकता। देखो शब्द पे ध्यान दो, लिंग संबंधी अनुवांशिकता यानी कि जो लिंग के कारण अनुवांशिकता आगे से आगे बढ़ रही है, वो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए थे, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस ऐसा रोग है जो किसी जीन की में परिवर्तन या अनुवांशिकता के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। उसका मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो कलर ब्लाइंडनेस है या हीमोफीलिया रोग है, वो क्या है? मादा होती है जो एक्स उस एक्स गुणसूत्र की जो जीन है उस पर वो जो हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस है उस रोग के जीन पाए जाते हैं, और नर के अंदर एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। अब वो मादा वाला जो एक्स गुणसूत्र है उस पर वो जीन पाई जाती है, लेकिन जब वो क्रॉस करवाया जाता है, जब युग्मक बनता है, तो जो वो मादा वाला एक्स गुणसूत्र है वो तो मादा से आ गया और पिता से मान लो एक्स आ गया, तो वो कंडीशन तो बनेगी लड़की की, लेकिन उस लड़की की कंडीशन में ये रोग अनुवांशिक नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो मादा से एक्स गुणसूत्र आया वो तो था रोग से ग्रसित, लेकिन इधर नर से जो एक्स गुणसूत्र आया वो था शुद्ध, तो जो शुद्ध वाला था उसने उस रोग को दबा लिया। इसी के अपोजिट अगर अपने बात करते हैं हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस रोग की, तो नर के अंदर ये प्रभावी होता है। वो कैसे होता है? वो कैसे मैंने आपको बताया था, मादा से एक्स गुणसूत्र आया और नर से वाई गुणसूत्र आया, तो कंडीशन बनी एक्स वाई कंडीशन में अपने को पता है नर या मेल जो पैदा होता है, उस कंडीशन में जो मादा से एक्स आया वो तो था उस जीन कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया का जो प्रभावी जीन है उस पर ग्रसित था। लेकिन इधर क्या था? वाई आया, तो वो जो रोग था ना वो उस काल में पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि वो जो एक्स पर जीन थी वो रोग वाली वो स्वतंत्र थी, उसको कोई दबाने वाला था नहीं, इसलिए उसने अपना प्रभाव दिखाया। बच्चों ये याद रखनी है बात, इंपॉर्टेंट बात है ये जो कलर ब्लाइंडनेस है हीमोफीलिया वाली बात मैंने आपको बताई। नेक्स्ट अब अपने इससे आगे शुरू करते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब देखते हैं कुछ लिंग संबंधी गुण अर्थात एलील वाई गुणसूत्र से संबंधित होते हैं। मान लो कुछ लिंग संबंधी हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस है वो एक्स गुणसूत्र पर निर्धारित थे, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस रोग था वो एक्स गुणसूत्र वाले जीन पे था वो। अब अपने बात करते हैं वाई गुणसूत्र पे, कि ऐसा कोई लिंग संबंधी जीन या लक्षण जो वाई गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं वो सीधे क्या पुत्र में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? वोलेड्रिक इनहेरिटेंस कहते हैं। वोलेड्रिक इनहेरिटेंस, दोबारा बोल रहा हूँ, वोलेड्रिक इनहेरिटेंस।
होलिस्टिक इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि जब लिंग संबंधी जो जीन है वो वाई गुणसूत्र पर आधारित हो और वो सीधे पुत्र में स्थानांतरित हो जाता है, तो इस कंडीशन को कहते हैं होलिस्टिक इनहेरिटेंस। नेक्स्ट अपने बात करते हैं एक्स और वाई गुणसूत्रों के कुछ भाग परस्पर समयुग्मता या समानता भी प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो एक्स और वाई गुणसूत्रों के कुछ भाग हैं वो एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो जो एक छोटे से हिस्से में ही होती है, इस हिस्से को जीन एली लिंग संबंधी अनुवांशिकता प्रदर्शित नहीं कहते। कई बार क्या है, छोटे हिस्से में जो लिंग संबंधी जो जीन है वो पाई जाती है, लेकिन वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती। अब देखो इसके उदाहरण रंगों से संबंधित अंधा रोग, कलर ब्लाइंडनेस से जो मैंने आपको बताई दी है, ये सारी चीज़ कलर ब्लाइंडनेस वाली मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो दिया हुआ है सारणी को और देख लेते हैं। कलर ब्लाइंडनेस है जो एक जीन के दमनशील विकल्प के कारण होता है। दमनशील का मतलब है दबाना, ठीक है, जो एक्स गुणसूत्र से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? एक्स गुणसूत्र से संबंधित। याद रखना, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस रोग एक्स गुणसूत्र से संबंधित रोग है, ठीक है, जो सामान्य एलील को सीबी से व रोग कारक दमनशील एलील को सीबी से प्रदर्शित करते हैं। इसने कुछ कैपिटल सी और कैपिटल बी, स्मॉल सी और स्मॉल बी से इसने इनको प्रदर्शित किया है। कैपिटल सी और कैपिटल बी इनको बोला है प्रभावशाली एलील, और जो स्मॉल सी और स्मॉल बी उसको बोला है दमनशील, ठीक है। स्पष्ट है कि औरतों में इस रोग होने की स्थिति, औरतों में ये रोग कब होगा? जब दमनशील एलील बराबर होंगे। मैंने ये बता चुका हूँ आपको मैं, क्योंकि जब औरतों में कंडीशन कब बढ़ती है? जब माता से एक्स आता है और पिता से एक्स आता है, तो वो एक्स कंडीशन बन जाती है। उस कंडीशन में माता वाला तो प्रभावित होता है, ये अप्रभावित होता है, तो वो क्या है, जो लड़की में रोग पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि जो पिता से एक्स है उसने उस जो माता वाले एक्स है उस जीन के रोग को दबा लिया। उसमें कंडीशन बनेगी कैपिटल सी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल बी। नेक्स्ट बात करते हैं, जबकि पुरुषों में केवल स्मॉल सी बी वाई से यह रोग होता है। पुरुषों में किस कंडीशन में होगा? ये स्मॉल सी बी वाई से। तो आगे इसने कुछ कंडीशन बताई है, ये बता रहा है अगर मान लो कैपिटल सी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल बी है, तो जो परिणाम है वो क्या होगा? सामान्य माता। क्या होगी? सामान्य माता होगी। उसी तरह से कैपिटल सी कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल बी है, तो सामान्य माता वाहक के रूप में होगी। क्यों होगी वाहक के रूप में? क्योंकि जो जिस रोग से ग्रसित था वो एक्स गुणसूत्र वहाँ पे प्रभावी है, किससे? दूसरे एक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो दबा तो लेगा लेकिन वाहक के रूप में कार्य करेगा। लड़की में तो उत्पन्न नहीं होगा रोग। अब एक बात समझो आप, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये कलर ब्लाइंडनेस रोग है, हीमोफीलिया रोग है, ये मादा के अंदर सिर्फ मादा इसमें वाहक का काम करती है। क्या करती है? वाहक का काम करती है, नहीं कि मादा में ये रोग होता है। क्यों? क्योंकि जो एक्स रोग है, एक्स रोग वाली जीन है, वो मादा से प्राप्त हुई है, और जो पिता से एक्स प्राप्त हुआ है वो शुद्ध है, तो वो उसको दबा लेगा। लेकिन जब ये मादा जो ग्रसित रोग है उसका आगे किसी नर के साथ क्रॉस करवाएंगे, उस कंडीशन में ये वाहक का काम करती है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल बी, ये कंडीशन बनती है। तो इसमें क्या होती है? रोगी मादा होती है। इसमें रोगी मादा क्या होगी? रोगी होगी। किस कंडीशन में होगी? कि जब मादा वाला जो एक्स है वो पिता वाले एक्स से जो प्रभाव को दबा लेता है, उल्टा कर लेता है, तो वो रोग मादा में दिखाई देगा। अब अपने बात करते हैं कैपिटल सी कैपिटल बी स्मॉल वाई, इसमें सामान्य नर पैदा होगा। लेकिन अगर स्मॉल सी स्मॉल बी और कैपिटल वाई है तो इसमें रोगी नर होगा। ये कुछ कंडीशन है वो आपको ध्यान में रखनी है। सभी पुरुषों में यह रोग उनकी माता से ही आ सकता है। देखो माता से ही रोग आता है ये रोग, क्योंकि वाहक कौन होती है? इनकी स्त्रियाँ होती है। कोई भी रोगी अपने पुत्रों व पौत्रों में यह रोग स्थानांतरित नहीं हो सकता। यानी कि मान लो मेरे में कलर ब्लाइंडनेस है, मेरे के अंदर मान लो, तो मैं ये रोग अपने पुत्र या पुत्रों को नहीं स्थानांतरित कर सकता। क्यों? क्योंकि इसकी वाहक कौन होती है? स्त्रियाँ होती है, ठीक है। लेकिन वह अपनी पुत्रियों व द्वैतियों को रोग कारक जीन स्थानांतरित कर सकता है। मैं मान लो मेरी पुत्री या द्वैतियों को ये रोग स्थानांतरित कर सकता हूँ। कैसे का मतलब समझो, मेरे के अंदर एक्स वाई जीन या वो गुणसूत्र है, ठीक है। अब मेरा जो एक्स गुणसूत्र है वो इस रोग से प्रभावित है,
तो जब अगली संतति आएगी, मान लो लड़का हुआ, तो उसमें तो मेरा गया वाई, माता से आया अपनी से एक्स, तो उसमें तो कहाँ से होगा, रोग होगा ही नहीं, क्योंकि मेरे से तो वाई जीन गया है। अब अगर अपने अकॉर्डिंग बात करते हैं लड़की की, तो जब लड़की पैदा होती है तो उसमें कंडीशन बनती है एक्स की, तो जब मेरे से एक्स गुणसूत्र जाएगा और जो अपनी मादा से जो एक्स गुणसूत्र आएगा, तो जो मेरे से जो एक्स गुणसूत्र गया वो क्या है, रोग भी गया है, क्योंकि ग्रसित है उस जीन से, तो वो क्या है उसकी लड़की के अंदर है, वो रोग पैदा हो जाएगा, लेकिन उसमें प्रभावी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो दूसरा एक्स को दबा लेता है। लेकिन वो जो लड़की है वो रोग वाहक का काम करती है। किसका करती है? रोग वाहक का काम करती है। लिंग संबंधी अनुवांशिकता के अन्य उदाहरण हेमोफीलिया, मैं आपको बता चुका हूँ, प्रश्न पूछा जा सकता है। ये जो लिंग संबंधी अनुवांशिकता से संबंधित रोग है, तो आपको दिमाग में रखना है, अनुवांशिकता का मतलब क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का हस्तांतरित होना। एक एक शब्द का अर्थ समझो आप। अनुवांशिकता का मतलब क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का हस्तांतरित होना। अब बात करते हैं अपने लिंग संबंधी, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि लिंग का मतलब होता है कि नर होगी या मादा, उससे संबंधित अगर कोई अनुवांशिकता होती है तो उसे क्या बोलते हैं? लिंग संबंधी अनुवांशिकता। ठीक है, नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं लिंग सीमित गुण और लिंग प्रभावित गुण। लिंग सीमित को लिंग सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स बोलते हैं, नाम से पता चल रहा है। लिंग सीमित इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स। लिंग सीमित गुण का मतलब है, देखो भी केवल कोई भी ऐसी जीन है जो सिर्फ एक ही लिंग पर प्रभावी होगी, उसे क्या कहते हैं? सेक्स लिमिटेड कहते हैं। ऐसी जीन जो सिर्फ एक ही लिंग पर अपना प्रभाव दिखाती है उसे लिंग सीमित लक्षण कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो स्तन कैंसर है, तो स्तन कैंसर है वो सिर्फ मादा पर ही होगा, न कि नर पर होगा। तो इसका मतलब है लिंग सीमित लक्षण होता है वो सिर्फ किस पे अपना प्रभाव दिखाता है? एक ही लिंग पे प्रभाव दिखाता है। देखो, सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स की जीन केवल एक ही लिंग से संबंधित प्राणी प्रदर्शित होती है, दूसरे लिंग में प्रदर्शित नहीं होती। ठीक है, मान लो कोई ऐसी जीन है स्तन कैंसर वाली, तो वो उसको सेक्स लिमिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक अपना दायरा है, उसका पर क्षेत्र है भी, वो सिर्फ मादा को ही प्रभावित करेगी। अब अपने बात करते हैं सेक्स इन्फ्लुएंसेंट ट्रेट्स, यानी कि लिंग प्रभावित गुण। ये तो नाम थोड़े टिप हैं। लिंग सीमित, सीमित का मतलब होता है एक दायरा, तो इस हिसाब से आप याद रख लेना भी, सिर्फ एक लिंग को प्रभावित करती है। दूसरा है लिंग प्रभावित गुण। लिंग प्रभावित गुण, लिंग प्रभावित गुण के अंदर जो जीन होती है वो नर व मादा दोनों को प्रभावित करती है। किसको करती है? नर व मादा दोनों को प्रभावित करती है। लेकिन कुछ जीन ऐसी होती है जो किसमें केवल और केवल नर में ही ज़्यादा प्रभावित करती है। ऐसा नहीं है कि वो मादा को प्रभावित नहीं करती। लिंग प्रभावित गुण के अंदर क्या पढ़ेंगे अपने? ऐसी जीन जो नर व मादा दोनों को प्रभावित करती है, तो उसे प्रभावित गुण कहते हैं। देखो नाम से ही पता चल रहा है, लिंग प्रभावित जीन। प्रभावित का मतलब दोनों लिंगों को प्रभावित करेगी। लिंग सीमित, लिंग का मतलब होता है नर या मादा, सीमित यानी कि एक दायरा बन गया भी, या तो नर को करेगी या मादा को करेगी। तो इससे आपको ये दोनों डेफिनेशन याद रखनी है। अब अपने बात करते हैं लिंग प्रभावित की। लिंग प्रभावित की जीन हालांकि दोनों लिंगों में प्रदर्शित हो सकती है, लेकिन एक विशिष्ट लिंग में वह अधिक प्रभाव दिखाती है। क्या करती है? लिंग प्रभावित जो जीन है वो दोनों लिंगों में प्रभाव दिखाती है, लेकिन एक पर ज़्यादा प्रभाव दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है वो है गंजापन। क्या है? गंजापन। गंजापन में जो जीन होती है वो किस पे ज़्यादा प्रभाव डालती है? नर पर, और मादा पर प्रभाव डालती है कम, क्योंकि वो वहाँ उसका प्रभाव गमनशील होता है या अप्रभावी होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, सीधी सीधी परिभाषा करना है, और ये अपना लिंग जो निर्धारण है चैप्टर कंप्लीट होता है।